सभी का हमारे YouTube चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 9 के न्यूमेरिकल, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके थ्योरी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ चुका है। अब इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो इस वीडियो को पूरी अंत तक दिखेगा, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल हल करेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते भी जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग का क्या है, उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग तो लेसन में पढ़ाया गया होगा कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जो तरंग चाल की, यानी जो तरंग जिस दिशा में जाती है तो उसके जो कण हो उसके समानांतर गति करे, ठीक है। समानांतर गति करे तो उस तरंग को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए तरंग है, ऐसे आगे की तरफ मोशन कर रही है, तो इसमें जो कण होंगे इसके समानांतर गति करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, समानांतर गति करेंगे। तो इस प्रकार की तरंगों को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो चलिए देखते हैं उदाहरण में कि किस तरंग का जो होता है कणों की चाल, वो तरंग गति के दिशा के लंबवत होता है या समांतर होता है। तो ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि वायु में ध्वनि तरंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे। सी कह रहा है कि प्रकाश किरणें। और डी कह रहा है कि अवरक्त लाल विकिरण। तो देखिए ऑप्शन नंबर लास्ट से चलते हैं, डी से। तो जो अवरक्त लाल किरणें होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, और जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए जो अवरक्त लाल किरणें हैं, ऑप्शन नंबर डी, वो तो विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो होगा नहीं अनुदैर्ध्य तरंग, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर सी कह रहा है प्रकाश किरणें, तो ये भी इसके लिए ये भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे, ये भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो बचा क्या हम लोग का, ऑप्शन ए, वायु में ध्वनि तरंगे। और मैंने बताया भी होगा कि जो डीजे ओजे बजता है उससे जो ध्वनि निकलता है तो वो किस रूप में निकलता है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। किस तरंग के रूप में निकलता है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। यानी ऐसे जैसे इधर के तरफ चलता है, इसका जो तरंगे चलती हैं इसके क्या होता है, समानांतर गति करता है इसके कण, ठीक ना। तो जो पहला होगा क्वेश्चन, कौन सी अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए, वायु में ध्वनि तरंगे। तो पहले का कौन सा सही हो गया हम लोग का, ऑप्शन ए। इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करती है। अब बात आ रही है किसकी, अनुप्रस्थ की। क्वेश्चन नंबर 2 में बात आ रही है किसकी, अनुप्रस्थ की। अनुप्रस्थ तरंग की बात आ रही है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, तो ऐसी तरंगे जिसके कणों की जो चाल होती है तरंग गति के लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। तो इस प्रकार की तरंगों को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ तरंगे। तो देखिए अब ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन को सुनिएगा कि ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके तरंग गति ऐसे होती है, ठीक है। यानी उसको जो तरंग गति होती है उसमें जो कण होते हैं वो तरंग गति के लंबवत कंपन करते हैं। तो ऑप्शन सुनिएगा। हवा में अवरक्त तरंगे, बी कह रहा है निर्वात में अवरक्त तरंगे, सी कह रहा है कि स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने पर उत्पन्न तरंगे, ऑप्शन डी कह रहा है खींची हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे। तो देखिए जो ऑप्शन ए और बी है, अवरक्त किरणें, ये तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो गई, ठीक है। ये तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं और इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही क्लियर मतलब हट गए ऑप्शन से। बचा सी और डी। तो देखिएगा जो डी ऑप्शन है, कह रहा है कि किसी खींची हुई डोरी में, खींची हुई डोरी को ऐसे, जो डोरी है टाइट है, इसको ऐसे मतलब पकड़ के खींचते हैं तो देखते हैं कि ये ऐसे लंबवत, अब ऐसे खींचे तो अब ऐसे लंबवत गति करेगी, अरे लंबवत तो नहीं सॉरी, समानांतर गति करेगी। यानी ऐसे खींचे तो ये ऐसे ऐसे करेगी, समानांतर गति करती है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गया। बचा क्या हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी, यानी स्प्रिंग को खींचकर और उसको छोड़ देते हैं तो उसमें जो गति होती है वो तरंग गति के जो उसके कण होते हैं वो लंबवत गति करने लगते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा दूसरे का, वो क्या होगा, करेक्ट होगा। खींची हुई स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पर उसमें जो किरणें तरंगे उत्पन्न होती है वो कैसी होती हैं,
अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? तो ऐसी तरंगे जो तरंग गति के लंबवत कंपन करते हैं, उसके कण, ठीक ना, उसके कण तरंग गति के लंबवत कंपन करते हैं, तो इस प्रकार की तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। इतना क्लियर है? तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है? किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है? ऑप्शन दिया है ए 6 तरंगे, बी दिया है गामा तरंगे, सी दिया है रेडियो तरंगे और डी दिया है ध्वनि तरंगे। तो देखिए एक वीडियो देखिएगा, इस लेसन का जो लेक्चरर है उसका वीडियो देखेंगे तो उसमें ध्वनि तरंगों के या जो तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसका एक डायग्राम बनाया गया होगा और तरंगों का नाम दिया गया होगा, उसकी तरंगदैर्घ्य दिया होगा, ठीक ना। तो उस डायग्राम को मैंने कहा था कि आप लोग याद भी कर लीजिएगा, तो उसी डायग्राम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि जिसको याद होगा वो तुरंत ही मार देगा। कह रहा है कि आवृत्ति सबसे कम किसकी होती है? ठीक, आवृत्ति सबसे कम किसकी होती है? तो तरंगदैर्घ्य जिसकी सबसे कम होगी उसकी आवृत्ति भी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है गामा किरणें, ऑप्शन नंबर बी गामा किरणें, इनकी आवृत्ति सबसे कम होगी, गामा तरंगे, क्योंकि जो इनकी तरंगदैर्घ्य होती है वो कितना होती है? 10⁻⁹ से 10⁻14 मीटर के बीच होती है, ठीक ना। माइनस में है 9, यानी बटा में बहुत ही कम होगा, इसलिए जो गामा तरंगे होती हैं इनकी आवृत्ति क्या होती है? सबसे कम होती है। तो चौथा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका? तीसरे का कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी गामा तरंगे। इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है कितनी है? 10⁻10 होता है, ठीक है, 10⁻10 से 10⁻14 मीटर के बीच होती है, ठीक है। और जो किरणें होती हैं इनसे क्या होता है? उनका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, और सबसे कम किसका होता है? तो गामा किरणों का। इतना क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल की तरफ। चौथा नंबर सवाल क्या है सुनिएगा। कह रहा है कि सरल लोलक के लिए L व T के बीच ग्राफ होगा, L व T के बीच ग्राफ होगा। देख लीजिए यहीं पे छोटा सा ग्राफ है बस इसका, चौथे क्वेश्चन का। कह रहा है कि L व T के बीच ग्राफ होगा। तो शुरू में ही आप लोगों को बताया गया होगा L व T के बीच ग्राफ खींचकर। यदि नहीं बताया गया होगा तो सुन लीजिएगा, यहाँ पे मुझे भी ख्याल नहीं है कि नहीं बताए होंगे, ठीक ना, शायद नहीं बताए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जो सरल लोलक एवं L, सरल लोलक की लंबाई L और T यानी आवर्तकाल के बीच ग्राफ कैसा होता है। तो देखिएगा जो सरल लोलक है यदि उसकी लंबाई L हो और उसका आवर्तकाल T हो, ठीक, तो लंबाई L और आवर्तकाल का वर्ग, ठीक, लंबाई L और आवर्तकाल का वर्ग लेकर और इनके बीच जो ग्राफ खींचते हैं वो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। क्या होता है? एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। L और T, L क्या है? लोलक की लंबाई है और T क्या है? आवर्तकाल है। तो लोलक की लंबाई L और उसके आवर्तकाल T का वर्ग होगा, उसके बीच जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। इतना क्लियर है? तो ऑप्शन मिलाइए कौन सा सही होगा। कह रहा है कि एक कह रहा है परवलय, परवलय तो होगा नहीं, दूसरा कह रहा है अति परवलय, तो ये भी नहीं होगा, तीसरा कह रहा है सीधी रेखा और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कैसी प्राप्त होती है? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। किसमें किसमें? तो L और T के बीच हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो वो कैसे प्राप्त होता है? एक सीधी रेखा प्राप्त करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, T का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? T का वर्ग होना चाहिए और L ये तो लंबाई है, इसके बीच जो ग्राफ खींचते हैं वो कैसा होता है? सीधी रेखा पर होता है। तो जो चौथा है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हम लोग का? सी। चौथे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी। कैसा प्राप्त होगा? L व T के बीच कैसा ग्राफ प्राप्त होगा? तो सीधी रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है। इतना क्लियर है? तो नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकेंड हो तो तरंग की तरंगदैर्घ्य होगी। देखिएगा 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। आवृत्ति दिया है n बराबर, तरंग की आवृत्ति दिया है 120 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज,
और कह रहा है कि उसकी जो तरंगदैर्घ्य है, सॉरी तरंगदैर्घ्य नहीं, उसकी जो चाल है वो कितना दिया है, v बराबर 480, कितना दिया है 480 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि उसका जो तरंगदैर्घ्य होगा कितना होगा। एक तरंग है जिसकी आवृत्ति 120 हर्ट्ज है और उस तरंग की चाल है 480 मीटर पर सेकेंड है, तो उस तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो किसी भी तरंग को एक दोलन पूरा करने में वो जितनी दूरी तय कर लेती है वही क्या होती है, उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो चलिए हम लोगों ने जब पढ़ा था तरंग की चाल तो वहां से v बराबर निकाल कर लाए थे हम लोग n इंटू लेमडा। इतना फॉर्मूला याद है, मैंने कहा था फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा। देखिएगा इन्हीं तीनों के बीच ये जो फॉर्मूला है रिलेशन बताता है v n और लेमडा के बीच में। ठीक, हम लोग को पूछा है लेमडा का मान, तो यहाँ से लेमडा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v अपान n हो जाएगा, v अपान n हो जाएगा। तो चलिए v का मान रख दीजिए कितना 480, n का मान रख दीजिए 120, 0 से 0 कैंसिल और उसके बाद से कटाइए इसको, तो 12 चौक 48, 4 बार में कट जाएगा ना 4। तो जो लेमडा आ गया वो कितना आ गया 4, और तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होगा, तो देखिए जो तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है, एक दोलन पूरा करने में वो जितनी दूर चली जाती है यानी दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। तो लेमडा का भी जो यानी तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होगा, वो भी मीटर होगा, यानी उसकी जो तरंगदैर्घ्य होगी कितना होगी 4 मीटर। किसका, ऐसी तरंग जिसका आवृत्ति कितना हो 120 हर्ट्ज हो और उस तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकेंड हो, तो उसका जो तरंगदैर्घ्य निकालेंगे वो कितना आएगा 4 मीटर। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, पांचवे का ऑप्शन 4 मीटर, 4 मीटर। देखिएगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है पांचवे का वो क्या है, करेक्ट है। ठीक, कितना आएगा तरंगदैर्घ्य उसका 4 मीटर। इतना क्लियर है, समझ में आया सबको। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रिवर्स करके पुनः देखकर आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की छठवें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो तरंगों की आवृत्तियों में एक संबंधित 2 का अनुपात है, उनके आवर्त काल में अनुपात होगा, अनुपात होगा। देखिए आवृत्ति में अनुपात दिया है, किस में दिया है, आवृत्ति में अनुपात दिया है, कितना दिया है, एक संबंधित 2 का। तो मान लेते हैं ये n1 है और ये क्या है n2 है। पूछा है किसमें, तो आवर्त काल में, आवर्त काल में पूछा है संबंध। तो आवर्त काल जैसे मान लीजिए 2 आवृत्ति है तो आवर्त काल भी 2 होगा, जैसे n1 है n2 है तो ऐसे भी आवर्त काल t1 होगा और क्या होगा t2। तो इन्हीं के बीच क्या पूछा है, संबंध पूछा है कि t1 संबंधित t2 कितना होगा। ठीक है, कितना होगा। तो देखिएगा हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला n बराबर 1/t या t बराबर 1/n, इतना पढ़ा है हम लोगों ने, इतना सबको क्लियर है। तो चलिए यहाँ से इसी फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से t1 और t2 का मान निकालते हैं। तो t1 बराबर कितना हो जाएगा 1/n1, ठीक, और t2 बराबर कितना हो जाएगा 1/n2। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। पूछा है t1/t2 यानी t1 संबंधित t2, इसका मतलब क्या होता है, संबंध का मतलब होता है बटा, यानी t1/t2 का मान निकालना है हम लोग को। तो t1/t2 का मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे तो इसका बटा ये हो जाएगा ना। चलिए भाग कर देते हैं, तो क्या होगा, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा t1/t2 हो जाएगा, अब बटा बराबर कितना होगा 1/ क्या हो जाएगा 1/n1, अब बटा में 1/n2। देखिए भिन्न का बटा भिन्न होता है तो नीचे वाली भिन्न क्या होती है, पलट जाती है, क्या होती है, पलट जाती है। तो ये इसका पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी इस n2 का मान गुणा होगा इस 1 में और इसका गुणा होगा इस 1 में। तो क्या हो जाएगा t1/t2 बराबर कितना हो जाएगा n2/n1, कितना हो जाएगा n2/n1। तो n1 और n2 का मान तो हम लोग को दिया ही है, तो मान रख देते हैं। तो n2 का मान कितना है 2 और n1 का मान कितना है 1। तो जो t1/t2 का मान निकल के आ गया वो कितना आ गया 2/1। इस बटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, संबंध ही लिखते हैं ना, अनुपात ही लिखते हैं, यानी t1 जो t2 होगा
वो कितना आ गया 2/1। बटे का मतलब अनुपात, बटे का मतलब अनुपात। तो जो T1 यानी उसके जो आवर्तकाल हैं उनमें अनुपात कितना होगा 2/1 का। देख लीजिए यहाँ पे 2/1 ही है ना। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। 66वें का ऑप्शन 2/1, ऑप्शन नंबर बी। इस 66वें का भी ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, 66वें क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। देखिएगा, एक मैं बता रहा हूँ, एकदम मकसद ज़्यादा ऐसा ही होता है, ज़्यादा क्या 99% ऐसा होता है। कभी भी आपको तरंग से संबंधित या ध्वनि से संबंधित जो अनुपात देता है, ठीक है, अनुपात देता है और फिर किसी दूसरे के अनुपात के बारे में पूछता है, तो जो अनुपात दिया रहता है उसका सेम उल्टा करिए। जैसे यहाँ पे दिया था आवृत्ति का अनुपात 1/2, अब पूछा था आवर्तकाल का अनुपात, तो सीधे आवृत्ति का उल्टा कर दीजिए। 1/2 का मतलब 2/1, 2/1। वहीं आपका एकदम 99% आपका करेक्ट होगा। ठीक है, वो भी किससे रिलेटेड, ध्वनि या तरंग से रिलेटेड की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। और किसी में अनुपात दे दे तो ये ना कि पलट दीजिए। ठीक है, एक चैप्टर ये है और एक चैप्टर और है जिसका जो अनुपात देता है सेम इसका पलट दीजिए, और एक और चैप्टर है जो जिसका अनुपात जो दिया रहता है सेम वही हो जाता है। लेसन का नाम याद नहीं है, ठीक है, बता देंगे आएगा तो जो ध्वनि या तरंग से संबंधित होगा, अनुपात दिया हो आवृत्ति, आवर्तकाल या तरंगदैर्ध्य में, ठीक, इन तीनों में किसी एक अनुपात दिया हो और किसी दूसरे का पूछ रहा हो, तो सीधे आप क्या करिए, पलट दीजिए। ठीक है, क्या करिए, उस अनुपात को जो पहले जो अनुपात दिया है उसको सीधे उलट दीजिए, वो दूसरे का ही आंसर आ जाएगा। दूसरे के जो पूछेगा अनुपात उसके बारे में आपका आ जाएगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सेम आप यही प्रोसेस करेंगे, ठीक ना। तो इतना क्लियर है सबको, मतलब इसका डिटेल समझ में आया, कैसे हल करेंगे ये डिटेल तो समझ में आए ना। तो डिटेल भी याद रखिएगा और ध्वनि या तरंग से ये भी याद रखिएगा कि जो अनुपात पूछता है और फिर दूसरे का अनुपात पूछे तो पहले अनुपात को पलट दीजिए। जैसे 1/2 दिया था कि इसका कितना है 2/1, यानी इसका उल्टा ही है ना, इसका उल्टा ही है ना। तो ऐसा इतना ख्याल रखिएगा, ठीक ना, याद रखिएगा ध्वनि तरंग से या ध्वनि से, इतना क्लियर है ना। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट करिएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं, अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। कहाँ कहाँ पे उत्पन्न किया जा सकता है, तो मैंने बताया होगा कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनको ठोसों में तथा जल की सतह पे उत्पन्न किया जा सकता है। कहाँ पे, ठोसों में और जल की सतह पे, जल के अंदर नहीं, जल की सतह पे क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। तो चलिए ऑप्शन इसका तो फटाक से मार दीजिए, क्या हो जाएगा, वायु में नहीं, जल में नहीं, केवल जल की सतह पर, केवल जल की तल पे ही होता है, लेकिन केवल जल पे ही होता है, नहीं ना, ठोसों में भी होता है ना। तो ऑप्शन अगला भी सुनिए, क्या है, केवल ठोसों में तथा जल के तल पे, ठोसों में तथा जल के तल पे। तो जो 7वां है उसका ऑप्शन नंबर डी क्या है हम लोग का, करेक्ट है। ये तो ऐसे ही मार देंगे आप लोग, ठीक है, इतना तो सबको पता है। फिर चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। देखिए भाई ऐसा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती होती है। नहीं को अधिकतर लोग 90% लोग छोड़ देते हैं, पढ़ना ही भूल जाते हैं, सीधे पढ़ेंगे निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंग, इतना पढ़ेंगे उसके बाद से है पढ़ देंगे। नहीं को ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और गलती कर बैठते हैं, ठीक है, मुझसे भी हुआ है ऐसा बहुत बार। तो देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, कौन कौन सी नहीं हैं, कौन इसमें से नहीं है, रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, कि पराश्रव्य तरंगे, प्रकाश तरंगे या गामा तरंगे। तो एक डायग्राम बनाया था मैंने, उसमें से देखिए कौन कौन सी तरंगे दी हैं उसमें। तो रेडियो तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, पराश्रव्य तरंगे भी क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, और गामा तरंगों का भी उसमें जिक्र हुआ है, गामा तरंगे भी क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश देखिए, प्रकाश भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसमें तो अगर प्रकाश को भी ले लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, तो इसमें से तो ऑप्शन कोई नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा जो प्रकाश होता है, क्वेश्चन नंबर 8वें में जो प्रकाश होता है, ठीक, जो प्रकाश होता है ये दो रूपों में चलता है, कण के रूप में और तरंग के रूप में।
तो तरंग के रूप में किस तरंग के रूप में चलता है? तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। किस तरंग के रूप में? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में क्या करता है? प्रकाश गमन करता है। और कण के रूप में भी करता है। और कण में क्या होता है? फोटान के रूप में फोटान होते हैं, फोटान के बंडल होते हैं। ठीक है, फिजिक्स में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, इंटर में पढ़ा होगा। तो जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करता है। और ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछ रहा है नहीं है तो रेडियो तरंगे, प्रस्रव्य तरंगे और गामा तरंगे तो हम लोग की विद्युत चुंबकीय तरंगे ही हैं। और जो प्रकाश होता है इसको हम लोग अगर मान लेते हैं अनुप्रस्थ तरंग के रूप में, ठीक है, इसको हम लोग अगर तरंग मान लेते हैं तो जो हम लोग का ऑप्शन सी होगा 8वें का, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8वां जो होगा उसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हम लोगों ने डायग्राम में देखा है तो उसमें प्रकाश के बारे में जिक्र नहीं किया है, प्रकाश तरंगों के बारे में नहीं बताया है। लेकिन और जो दिया है ए, बी और जो डी दिया है, गामा तरंगे, रेडियो तरंगे और प्रस्रव्य तरंगे, ये क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। डायग्राम में भी देखेंगे तो ये तीनों आएंगे, उसमें प्रकाश का जिक्र नहीं किया गया है। और जो प्रकाश होता है वो कण और तरंग के रूप में दोनों में चलता है। इतना क्लियर है? तो चलिए 8वां का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? करेक्ट, सी हो गया। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक, कहां पे? 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल 0.05 माइक्रोसेकेंड है, उसकी आवृत्ति होगी। आवर्तकाल दिया है, क्या दिया है? आवर्तकाल। बहुत ही आसान है। ठीक है, फार्मूला सब जिसको याद रहेगा वो फटाक से कर देगा। टी का मान दिया है कितना? 0.05 माइक्रोसेकेंड। क्या दिया है? माइक्रोसेकेंड। एक माइक्रोन में कितना होता है? एक जो माइक्रोन होता है वो बराबर होता है 10⁻⁶। अब जो भी हो मात्रक सेकेंड है तो सेकेंड, मीटर होगा तो मीटर की तरफ, यानी एक माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁶। इतना क्लियर है? ये एक माइक्रोन का है। तो दिया है 0.05 माइक्रोसेकेंड दिया है, तो इसको चेंज कर देंगे सेकेंड में तो कितना हो जाएगा? 0.05 गुणे 10⁻⁶ सेकेंड हो जाएगा। इतना क्लियर है? कह रहे इसका आवृत्ति होगा, तो आवृत्ति पूछ रहा है, n का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो n बराबर क्या होता है? 1/t होता है। तो n बराबर निकालेंगे तो 1 और t का मान कितना है? 0.05 गुणे 10⁻⁶। 0.05 गुणे 10⁻⁶। चलिए दशमलव को हटाने के लिए ऊपर से 100 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 5 और गुणे इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, घात माइनस में है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इतना हो गया। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। अब इसको कटाएंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 0 गुणे 10⁻⁶ हर्ट्ज। हर्ट्ज या कंपन प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? कंपन प्रति सेकेंड होता है इसका मात्रा, कंपन प्रति सेकेंड होता है। हिंदी में लिख दें, कंपन प्रति सेकेंड होता है। ठीक, तो देखिए आवृत्ति कितना आ गई? आवर्तकाल इतना दिया था, इसकी आवृत्ति ही पूछ रहा था, तो आवृत्ति कितना आ गई? 20 गुणे 10⁶ हर्ट्ज या कंपन प्रति सेकेंड। तो देखिए आइए ऑप्शन मिलाते हैं हम लोग, ऑप्शन मिलाते हैं। 20 गुणे 10⁶, 20 गुणे 10⁶, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये 9 नंबर। 9 नंबर का जो सवाल है उसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। इतना सबको क्लियर है? ये तो छोटे छोटे हैं, इसको तो आप तुरंत कर सकते हैं या ऐसे भी मार सकते हैं। ठीक है, माइंड में ही कैलकुलेशन करके आप मार सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही छोटा है। ठीक है, देखिएगा जो 10वां क्वेश्चन है क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन ज्यादा नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लेने पे ओवरलोड हो जाता है, ठीक ना, तो इसलिए हम लोग कमी क्वेश्चन करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है? यदि प्रकाश तरंग की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तथा आवृत्ति 5 गुणे 10⁻14 साइकिल प्रति सेकेंड या वही साइकिल प्रति सेकेंड, कंपन प्रति सेकेंड या हर्ट्ज, ये आवृत्ति का मात्रक है। ठीक है, हो तो तरंगदैर्ध्य होगी। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका है।
कह रहा है कि तरंग क्या दिया है, चाल दिया है, v बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। और उसकी आवृत्ति दे दिया है, n बराबर दे दिया है कितना, आवृत्ति दे दिया है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं, हर्ट्ज, या क्या लिखा है, और क्या लिखा है, साइकिल प्रति सेकेंड लिखा है, साइकिल प्रति सेकेंड लिखा है, ठीक है। इसका मात्रक है। तो कह रहा है कि इसका तरंग दैर्ध्य होगा, तो मैंने बताया है क्या, तरंग आवृत्ति और तरंग चाल में जो संबंध होता है, v बराबर क्या होता है, n × लेमडा। लेमडा का ही मान पूछा है तो v बराबर क्या हो जाएगा, n। और एक सवाल हम लोगों ने इसी पे किया है, कौन सा सवाल था भैया, वो सवाल नंबर बता रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर था आपका, कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 5वां, आवृत्ति और तरंग की चाल दिया था, तरंग दैर्ध्य पूछा था, हम लोगों ने इसी फार्मूले का यूज किया था और मान निकाले थे। तो देखिए इतना तो जो बच्चे होंगे अच्छे वो तो कर ही लेंगे, नहीं तो मैं भी हल कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कमेंट आने लगते हैं एक ही सवाल पे और दूसरा भी सवाल हो, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर उसको भी कर दीजिए, तो इसलिए मैं भी नहीं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, मैं भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा काम है वो मैं कर दे रहा हूँ। तो देखिएगा v का मान दिया है कितना, 3 × 10⁸, और n का भी मान दिया है कितना, 5 × 10⁻14। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 में 5 से डिवाइड करिए, भाग जाएगी नहीं ना, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 30 हो जाएगा, अब 5 6 का 30, यानी दशमलव बढ़ाए और 6 बार भाग गई, इतना गई, अगुड़े 10⁸ है, ये भी जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 10⁻14। और उसके बाद इस तरंग दैर्ध्य का मात्रा क्या होता है, मीटर। देखिएगा दशमलव, जैसे पापा मम्मी के आगे, नाम के आगे श्रीमती श्री लगाते हैं, उसी तरह जो 0 का श्री होता है वो क्या होता है, 0, ठीक है, 0। ऐसे दशमलव बिना 0 के नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर दशमलव पहले कोई अंक ना हो तो उसका श्री लगाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, 0.6, 0.6 ऐसे नहीं लिखते हैं, 0.6। इतना क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 0.6 गुणे आधार क्या है, सेम है, तो घातें क्या होती हैं, जुट जाती हैं, तो आधार को लिख लीजिए 10, डिटेल में पूरा बता रहे हैं, घातें जुट जाती हैं मतलब 8 + -14, पूरा डिटेल में समझ लीजिएगा भाई, यहीं पे 0 से घातांक के बारे में। 10 हो गया, अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस का तो क्या हो जाता है, माइनस, तो 8 - 14 तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 14 होता है, यानी -6, कितना हो जाएगा, -6। तो 0.6 × 10⁻6 मीटर हो गया, 6 मीटर हो गया। तो ऑप्शन मिलाते हैं, 10वें का ऑप्शन मिलाइए, 0.6 × 10⁻6, 0.6 × 10⁻6, ऑप्शन तो दिया ही नहीं है भाई, दिया है ऑप्शन 6 × 10⁻5 मीटर दिया है, बी दिया है कि 6 × 10⁻6 मीटर, सी दिया है 6 × 10⁻7 मीटर, और क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। तब क्या करेंगे, तो भाई इसको चेंज करते हैं उसके फॉर्मेट में, 0.6 न देकर 6 दिया है तो इसको भी चेंज करते हैं। दशमलव को कहाँ लेके जाएंगे, उधर लेकर जाएंगे, किधर, दाएं तरफ ले जाएंगे। तो देखिएगा जब भी दशमलव को दाएं तरफ ले जाते हैं, दाएं तरफ, तो घात में क्या होती है, घात में क्या होती है, एक की कमी, अरे सॉरी, एक की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, एक उसमें जुड़ जाता है, ठीक। और जब घात को बाएं लाते हैं तो उसमें से -1 हो जाता है, यानी उसमें से घात में से 1 कम हो जाता है, और दाएं ले जाते हैं तो घात में 1 बढ़ जाता है। इतना क्लियर है। तो चलिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, गुणे 10⁻6 है तो -6 है तो 1 की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही दशमलव दाएं से बाएं तरफ आता तो घात में 1 कम हो जाता है, घात को 1 घटा के लिखते हैं। यही दाएं से बाएं ले, अरे सॉरी, बाएं से दाएं ले जाते हैं तो घात में क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, यानी घात में 1 की वृद्धि कर देते हैं। 6 है तो 7, 5 है तो 4 नहीं ना, 5 है तो 6, 4 है तो 5,
तो क्या हो जाएगा, इस दशमलव को कहाँ ले गए हैं, दाएं से बाएं से दाएं ले गए हैं, तो घात में क्या होगा, एक वृद्धि हो जाएगा। तो 6 गुणे 10 घात माइनस 6 था, एक का वृद्धि कर देंगे तो 10 घात माइनस 7, और तरंगदैर्घ्य का क्या होता है, मात्रक मीटर। तो अब ऑप्शन देखिए, अब तो 6 के फॉर्मेट में आ गया ना, अब ऑप्शन मिलाइए, 10 घात माइनस 6 गुणे 10 घात माइनस 8 मीटर, सही होगा, नहीं। 6 गुणे 10 घात माइनस 6 मीटर, इतना है, नहीं है। सी का 6 गुणे 10 घात माइनस 7 मीटर, यही है, हाँ भाई यही है। तो जो 10वां है उसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। 10वें का ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। मैं ऐसा करता हूं कि सबको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे वाले प्रश्नों के साथ, ठीक है। यानी 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाए हम लोग हल करते जाएंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, दिया है 60-67 के करीब में दिया है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन ही ले चलेंगे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, तो उससे पढ़ने में बहुत से लड़के होते हैं जो बोर हो जाते हैं। ज़्यादा देर का भी क्लास क्या होता है, बेकार होता है, ठीक ना। अगर इंटरेस्ट आएगा तो मज़ा है, लेकिन कितना भी इंटरेस्ट हो, यदि लंबा क्लास हो जाता है तो मन बोर होने लगता है। तो हम लोग 10-10 क्वेश्चन ही लेके चलेंगे। यदि सॉल्यूशन में ज़्यादा करना होगा तो फिर थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग कम कर देंगे। यदि अगर ऑप्शनल ही आया तो क्वेश्चन को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो एवरेज है वो 10 का है, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन का पढ़ते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है उसको ऑन कर लें, जिससे हम लोग जितनी भी नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें उसको नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।